नमस्कार, मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में और आशा करती हूं कि जिस तरह साल दर साल कृषि दर्शन आप तक कृषि जगत की कई अहम जानकारियां पहुंचाता है, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम की हमारे 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। 2004 के दौरान हिंद महासागर में आई सुनामी ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित किया था। इसकी वजह से सीपी संसाधनों में कमी दिखाई देने लगी और सीपी रोजगार से जुड़े परिवारों के सामने संकट उत्पन्न हो गया। कुछ लोगों ने इस चुनौती का सामना किया और रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में चेन्नई स्थित केंद्रीय खारा जल जीवन अनुसंधान संस्थान जा पहुंचे। उनका ये दौरा रंग लाया और उन्हें रोजगार का वैकल्पिक स्रोत मिल गया। जब भी कोई बड़ी तबाही आती है तो जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर देती है। कई बार तो ये जीवन शैली तक को बदल डालती है। दिसंबर 2004 में पानी के पहाड़ जब समुद्र का सीना चीरकर तमिलनाडु की तटीय आबादी में दाखिल हुए तो अपने साथ सब कुछ बहा ले गए। इस घटना से इंसान ही नहीं बल्कि समुद्री जीवन भी प्रभावित हुए बगैर ना रह सका। खास तौर से सीपी संसाधनों में जबरदस्त कमी हो गई। जिन परिवारों की आजीविका सीपी संसाधन पर निर्भर थी, उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। बहरहाल जीवन चलने का नाम है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में एक गांव है कोवलम। यहाँ की एक बस्ती कुंद्राकाडु में रह रहे परिवारों के समूह ने आजीविका के वैकल्पिक साधन अपनाने के बारे में विचार किया। यही विचार उन्हें केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान यानी सीबा ले गई। संस्थान ने समूह को पर्ल स्पॉट फिश के बच्चे पालने की सलाह दी और स्वनिर्धारित वास भूमि पुनरावर्तनशील जल जीव पालन प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया। इसके अलावा समूह के सदस्यों को पर्याप्त रोजगार और आय प्रदान करने के लिए एकीकृत संरचना के रूप में कुक्कुट पालन, मशरूम उत्पादन और किचन गार्डन की इकाइयों की भी स्थापना की। प्रशिक्षण के दौरान समूह को टैंकों में पर्ल स्पॉट फ्राई साइज के बीज का भंडारण, चारा तैयार करना और उसे खिलाना सिखाया गया। साथ ही टैंक की सफाई, उनका रखरखाव, मछली वृद्धि की निगरानी, स्थानीय सजावटी मछली, किसानों और व्यापारियों के लिए मछली के बच्चों की पैकिंग और विपणन करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। सिबा फिश हैचरी ने 1 सेंटीमीटर औसत आकार वाली 2000 पर्ल स्पॉट फ्राई इन्हें दी, जिन्हें कंक्रीट के 4 टैंकों में रखा गया। 52 दिनों के बाद ही मछली का औसत आकार 3.2 सेंटीमीटर और वजन 0.8 ग्राम हो गया। 93.3% की जबरदस्त जीवित दर के साथ कुल 1865 पर्ल स्पॉट मछली के बच्चों का उत्पादन हुआ, जो एक सफल नर्सरी कही जाएगी। इसके साथ ही समूह ने पर्ल स्पॉट बीज पालन तकनीकी से प्रति बैच 9,000 रुपए की आय अर्जित की। समूह ने तमिलनाडु की पल्लेट लेक में 40 पर्ल स्पॉट ब्रूडर्स के जोड़े इकट्ठा किए और इनको सीबा फिश हैचरी में रखा। इससे मछली के 130 छोटे बच्चे प्राप्त हुए। इन छोटे बच्चों को पालकर सजावटी मछली पालकों को बेच दिया गया। पर्ल स्पॉट नर्सरी पालन के अलावा लाभार्थियों ने कुक्कुट पालन की बिक्री से 10 से 12,000 तक की आय और वास भूमि सब्जी पालन से 6,000 रुपए तक की कमाई की। किसान साथियों, अब समय है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी। इस बीच आज हम आपको जानकारी देंगे शिमला मिर्च में इस माह में किए जाने वाले कृषि कार्यों की। तो आइए देखते हैं कृषि कैलेंडर। शिमला मिर्च की फसल में निराई गुड़ाई का कार्य करते रहना चाहिए। फसल में आवश्यकतानुसार 10 से 7 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई का कार्य भी करते रहें। सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा का भी बुरकाव कर दें। कीटों का प्रकोप बढ़ने पर रोगेर 30 EC की 1 से 25 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यदि कीटों का प्रभावी नियंत्रण ना हो पाए तो छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। ध्यान रहे कि तोड़ाई और दवाई के छिड़काव के बीच कम से कम 6 से 7 दिन का अंतराल अवश्य रखें।
इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान साथियों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अब समय है हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। भारत में विविध खेती का चलन इतना आम नहीं है। गेहूं, धान और अन्य पारंपरिक फसलें उगाना ही किसान पसंद करते हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान होते हैं कि पारंपरिक खेती मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती है और इससे किसान कम लाभ कमा पाते हैं। इसके विपरीत विविध खेती अगर सही तरीके से की जाए तो किसान की आय में वृद्धि होती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक किसान गुरचरण सिंह मान के बारे में, जिन्होंने फसल विविधीकरण के लाभों को पहचाना और इसे लागू करके फायदा उठाया और अपने जैसे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। गुरचरण सिंह मान बठिंडा जिले के तुंगवाली गांव के एक सफल किसान हैं। जिस स्थान से ये संबंधित है वो एक शुष्क और अविकसित क्षेत्र है, लेकिन ये अड़चनें उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। वर्ष 1992 से इन्होंने खेती करनी शुरू की थी। उनके पास पहले से ही 42 एकड़ खेत थे। उस क्षेत्र की शुष्कता के कारण वो केवल गेहूं और धान की खेती ही कर पा रहे थे। कई प्रयासों के बाद जब वो पारंपरिक खेती से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने विविधतापूर्ण खेती की प्रवृत्ति को अपनाया और इस पहल के कारण उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चुना गया और विविधीकरण को अपनाने के लिए पूर्व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक मनिंदरजीत सिंह संधू द्वारा स्थापित पार्वती भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरचरण सिंह मान फिलहाल 42 एकड़ में से 10 एकड़ में बाग, 2.5 एकड़ में सब्जी की खेती, 10 एकड़ में मछली पालन करते हैं। साथ ही इन्होंने आधे एकड़ खेत में बरगद के पेड़ लगा रखे हैं। विविध खेती के अलावा गुरचरण सिंह मान मधुमक्खी पालन भी करते हैं। उन्होंने केवल 7 मधुमक्खी बक्से के साथ शुरुआत की थी और आज उनके पास 1800 से अधिक मधुमक्खी बक्से हैं, जिनसे हर साल कुल उत्पादन 1000 क्विंटल शहद का होता है। इनके द्वारा उत्पादित शहद गुणवत्ता में उत्कृष्ट है और कई देशों में मान्यता प्राप्त है। मधुमक्खी पालन में उनकी सफलता ने जिला प्रशासन को अपने गांव में शहद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और ये संयंत्र 15 लोगों को रोजगार दे रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। उनका मधुमक्खी पालन व्यवसाय न केवल उन्हें बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है। गुरचरण सिंह मान ने वास्तव में विविधीकरण के अर्थ को समझा है और उन्होंने इसे न केवल सब्जी की खेती में बल्कि अपने व्यवसाय में भी लागू किया है। उनके पास बाग, मछली फार्म, डेयरी फार्म है और वो जैविक खेती में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से उन्होंने अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे बी बॉक्स बनाना और वैक्स कैंडल मेकिंग आदि। मधुमक्खी पालन अब उनका प्राथमिक व्यवसाय बन गया है। शहद के अलावा वो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जैम, अचार व मसाले भी बनाते हैं। इन्होंने इन सभी उत्पादों को मान के नाम से बाजार में उतारा है। उनकी सफलता की मुख्य कुंजी उत्पादन लागत को कम करना है। साथ ही लगन और कड़ी मेहनत ने इन्हें अपने काम में सफल बनाया है। सफल प्रयासों के कारण गुरचरण सिंह मान को वर्ष 2011 में एमजी रंगा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या है खास आज के फार्मिंग इंडिया सेक्शन में। आप बने रहें हमारे साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम को शुरू हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 5 साल के दौरान उसने कई आयाम स्थापित किए हैं और कई उपलब्धियां हासिल की है। 5 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें ई-नाम की महत्ता बताई गई और उपलब्धियां गिनाई गई। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा दोनों कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला और श्री कैलाश चौधरी भी मौजूद थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित ऑनलाइन कृषि व्यापार पोर्टल है। आज से 5 साल पहले यानी 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री ने ई-नाम की शुरुआत की थी। उस समय सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री की अनुमति थी। लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक इसका विस्तार हो चुका है और 150 फसलों को इस पर खरीदा और बेचा जा सकता है। देश भर की 1000 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं और पंजीकृत किसानों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख को पार कर गई है। इसी तरह 1,63,000 व्यापारी और 90,980 कमीशन एजेंट भी ई-नाम पर मौजूद हैं। आप चाहें तो किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाकर भी ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल 1,841 FPO ई-नाम में शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में 4,31,000 टन फसलों का व्यापार ई-नाम के माध्यम से हुआ है, जिसकी बाजार कीमत 1,30,753 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से देखा जाए तो ई-नाम का पहले 5 साल का सफर कामयाब रहा है। ई-नाम परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की मंशा मुख्य रूप से यही थी कि एक तो कृषि के क्षेत्र में खरीद और बिक्री की दृष्टि से जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सके वो हमें करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से कृषि उत्पादन की प्रतिस्पर्धा बढ़े, इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और कृषि उपज का किसान को वाजिब दाम मिल सके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ और आज लगभग 1000 ई-नाम मंडियों के माध्यम से व्यापार संपन्न हो रहा है। इसमें बड़ी संख्या में व्यापारी जुड़े हैं, किसान जुड़े हैं और 1.30 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय इस प्लेटफॉर्म पर हुआ है। यह मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम की सफलता का द्योतक भी है। 1000 करोड़ से अधिक का डिजिटल भुगतान हुआ, यह भी एक अच्छा संकेत है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता हम सब लोगों को है।
इन सब स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत हुआ भारत सरकार का, तो ई-नाम मंडियां जो अभी तक 1000 हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 1000 और जोड़ दी जाए तो कुल मिला के 2000 मंडियां हो जाए, तो इससे इस कामकाज को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन्हीं कामयाबियों को देखते हुए सरकार और 1000 मंडियों को ई-नाम से जोड़ने का इरादा रखती है। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। ई-नाम से पहले मंडी समितियों के तहत एक ही राज्य की 2 मंडियों के बीच खरीद फरोख्त हो सकती थी। ई-नाम ने इस बंधन को तोड़ा है और अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। ई-नाम मौसम की भी जानकारी उपलब्ध कराता है, यानी किसान को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि जिस शहर में वो फसल बेचने जा रहा है वहाँ मौसम खराब तो नहीं है। ये जो IMD जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके जो सारे डाटाबेस में है वेदर का डाटा, जो उनके वेदर स्टेशंस हर जगह पे है, वेदर स्टेशंस को जो हमारे जो मंडी के साथ मैपिंग किया गया है IMD के कोऑपरेशंस में, ताकि जो वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है वेदर स्टेशंस को इन्वॉल्व करके एकदम लाइव, तो वो हमारे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मंडी के साथ लिंक है, ताकि वो मंडी में जो वेदर है, मंडी एरिया का जो वेदर स्टेशंस जो लिंक है, वेदर जो दिखा रहा है, वो सीधा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और जो क्लाउडी कंडीशंस वगैरह सारे वो दिखा देंगे, ताकि ये अच्छा ये है। आगे भी हम नौकास्ट जोड़ने वाले हैं, अभी चल रहा है, ताकि जो थंडरस्टॉर्म वगैरह भी है ये भी इसमें आ जाएगा, जो सडन बारिश और थंडरस्टॉर्म वगैरह, ताकि वो इसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो मंडी एरिया में हमारे जो किसान भाई हैं वो सारे उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान किसानों को मंडियों तक उपज पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान रथ ऐप की शुरुआत हुई। इस ऐप पर परिवहन के साधनों की जानकारी है। जिस किसान के पास परिवहन के साधन है और वो उनके माध्यम से कमाई करना चाहते हैं, तो इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसी तरह जिन किसानों के पास फसल है लेकिन परिवहन की सुविधा नहीं है, वो यहाँ से ढुलाई का इंतजाम कर सकते हैं। जहाँ पे किसान रथ की बात है, किसान रथ तो काफ़ी यूज़ हो रहा है, और जहाँ पे किसान भी स्टेट्स जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उन स्टेट्स में भी काफ़ी प्रगति है। इनफैक्ट मंडी में भी अच्छा व्यापार हो रहा है और किसान भाई वहाँ पे भी जुड़े हैं मंडी में, और ई ट्रेडिंग भी अच्छा हो रहा है, और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा उनके लिए भी बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल उपाय है जो बाजार को जोड़ने के लिए। किसान रथ को भी ई-नाम से जोड़ा गया है। ई-नाम ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान और व्यापारी एक साथ मौजूद रहते हैं। किसान को जहां भी बेहतर भाव मिलता है वहीं फसल बेच सकता है। बस आपको ई-नाम की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त है। सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे यानी अवसंरचना को मजबूत कर रही है। इसके लिए पिछले साल कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई। इस कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कटाई उपरांत फसल प्रबंधन पर खर्च होना है। नए कृषि बजट के तहत 1000 और नई मंडियों को भी ई-नाम से जोड़ा जाएगा। कृषि अवसंरचना के मजबूत होने से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। क्या है खास इसमें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर
ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें वो जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक मोबाइल ऐप के बारे में। ई-नैम मोबाइल ऐप भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों का नेटवर्क प्रदान करता है। इसका उद्देश्य व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुंच के साथ साथ उनके स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना है। ई-नैम मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ई-नैम पर व्यापार से संबंधित जानकारी देखने के साथ जारी किया गया है। इस मोबाइल ऐप में व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध हैं। व्यापारी व्यापार के उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली का मूल्य बदल सकते हैं। किसान साथियों, आइए चलते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर। देखते हैं कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी क्या खास जानकारी है आज के ट्विटर प्लेट में। तो ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव और अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।